दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई और खनन के मुद्दे को आने वाले दिनों में चुनाव में और भुनाने की कोशिश करने में जुटने वाली है। जहां पिछले दिनों हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने खनन के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर सरकार को घेरा था, अब सड़क पर भी सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। आज कांग्रेस भवन में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में हरीश रावत ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार ने जिस तरीके से अवैध खनन को बढ़ावा देने की कोशिश की है, साथ ही बेरोजगारों को लेकर सरकार की कोई हमदर्दी नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस 18 दिसंबर को आंदोलन पूरे प्रदेश में करेगी। उनके अनुसार विधानसभा का सत्र में सरकार की परफॉर्मेंस रही शून्य, विधानसभा में असंसदीय व्यवहार रहा दुखद, सत्र में कांग्रेस की भूमिका रही शानदार साबित, 9 विधायक 90 के बराबर साबित हुए। बेरोजगारी, महंगाई, खनन के मामले में सरकार को कांग्रेस विधायकों ने बेनकाब किया। सरकार की आक्रमणदंतीय सत्रों के खिलाफ साफ दिखाई दी। भाजपा विधायकों ने विशेषाधिकार हनन हो, इसको लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खेला था। हरीश रावत, खनन, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 18 दिसंबर को आंदोलन करेगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार को जो पूजा के लिए लोगों ने नियुक्त किया था, वो पूजा तो कर नहीं पाए, और वो पूजा थी यहाँ के निवासियों की पूजा, यहाँ के निवासियों की सेवा। यहाँ के निवासियों की सेवा करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 साल पूरी तरह विफल रही। इनके नेता मौज काटते रहे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, और उसके बाद अब गंगा नहाने की तैयारी कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन देहरादून में टीवी पर कराकर अपने पापों की इतिश्री करना चाहते हैं। उस बनावटी बातों में लोगों को डुबकी जबरदस्ती लगवा कर यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं। तो मैं समझता हूँ उनका ये प्रयास परवान नहीं चढ़ेगा। निश्चित रूप में वो अपने इस चुनाव को राजनीति के ज़्यादा बढ़कर राजनीति से इतर धार्मिक स्वरूप देकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग इस बात को समझ चुके हैं कि सरकारों का काम ये नहीं होता, बल्कि सरकारों का काम आम लोगों की समस्याओं का हल होता है। और वो समस्याएं हल नहीं हुई तो लोग प्रधानमंत्री जी पर भी विश्वास नहीं करेंगे और यहाँ की सरकार पर भी विश्वास नहीं करेंगे। और इस बात का प्रमाण प्रधानमंत्री जी की पिछली रैली थी, जो कि बड़ी नीरस रही। लोग उनके भाषणों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लोगों को ज़बरदस्ती कुर्सियों पर बिठाने के लिए निवेदन किया जा रहा था, हाथ जोड़ के निवेदन किया जा रहा था, अरे भाई बैठे रहिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद लोग बैठने को तैयार नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग उनकी हकीकत को समझ गए। अब 16 तारीख को आप लोग भारत के पहले सीडीएस में वो एक सैनिक परंपरा के परिवार के बेटे थे और सैनिक परंपरा के प्रदेश के बेटे थे। हमारे प्रदेश की परंपरा शौर्य की परंपरा रही है और उनके परिवार की भी शौर्य की परंपरा रही है। वो पहले सीडीएस थे। उनके क्रियाकलापों से जब से फौज में गए, जिस दिन उनके वीर गति को प्राप्त हुई, तब तक उनका प्रत्येक दिन इस देश के सुरक्षा के लिए, इस देश के बुलंदी के लिए हर दिन उनका इस काम में लगा। मैं समझता हूँ कि भारत रत्न के लिए उनसे ज़्यादा बेहतर चॉइस किसी की नहीं है। उन्हें भारत रत्न दिया ही जाना चाहिए और भारत रत्न के लिए वो बिल्कुल पूरी तरह हमारी नज़रों में, अगर भारत रत्न के लिए इस वक्त भारतवर्ष में कोई सबसे यथा उपयुक्त कैरेक्टर है तो वो सीडीएस जनरल रावत हैं, और इसीलिए हमने मांग की है कि उन्हें भारत रत्न दिया। मैंने पिछली बार खनन को लेकर एक प्रेस की थी और उस प्रेस के बाद चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा सभी अधिकारियों को कि खनन की ऐसी शिकायतें आ रही और आप लोग अपने स्तर से तो ये सब अपने खाल बचाने की वो है। और ऐसे दूसरे अधिकारी भी लिखते हैं कि भाई अपने नीचे के अधिकारी को लिख देंगे कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो गलत आपने कर दिया उसके लिए कौन जवाब दे। अब आचार संहिता लगने वाली है और अब लेटर निकालने से क्या होगा कि अब गड़बड़ न करें। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें तमाम गड़बड़ियां हैं, तमाम भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार इस प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और इस प्रदेश को अगर बचाना है तो इस सरकार को आईना दिखाकर बिल्कुल सत्ता से उखाड़ना आवश्यक है। देखिए, इस लेटर पर एक ओएसडी को कार्रवाई हो जाती है, लेकिन क्या ओएसडी का ही पूरा रोल हो सकता है इसमें, आपको लगता है? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये स्पष्ट है
उस लेटर में लिखा क्या है? उस पत्र में जो लिखा है वो ये लिखा है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार यह करने का निर्देश हुआ है। यही शब्द है उसके। मुख्यमंत्री जी ने मौखिक कहा कि भाई वो खनन में दिक्कत आ रही है, वहाँ जो अवैध खनन चल रहा है उसको लोग पकड़ रहे हैं, पुलिस वाले या अधिकारी उसको पकड़ रहे हैं, तो तुम उसको फ़ोन करो या उसको बताओ कि ये नहीं चलेगा। और वो बेचारे ने जो है वो शायद नया खिलाड़ी होगा वहाँ का, और उसने जो है उसको लिखित में कर दिया। अब लिखित में कर दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको डिसमिस कर दिया। मुख्यमंत्री जी उसको क्यों डिसमिस कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी खुद डिसमिस हो जाए, क्योंकि लिखा तो ये है उस पर कि उनके कहने पर। तो क्या ये न्याय है कि भाई कहा मुख्यमंत्री ने आप डिसमिस उसको कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी को इसमें खुद डिसमिस हो जाना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए कि मैं एक्सपोज हो चुका हूँ। कांग्रेस ने एक बात उठाई थी कि खनन में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बात एक्सपोज हो चुकी है, बाहर आ चुकी है, और लिहाजा मैं अपने पद से त्यागपत्र। सर हरक सिंह रावत जी के जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड की सरकार में भ्रष्टाचार 100 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। धामी जी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए खुली छूट दे रखी है, और अगर ये अनवरत इसी तरह जारी रहा तो आने वाली सरकारों में बड़े से बड़े अधिकारी नपेंगे। मैं इस बात को आज कह रहा हूँ, इस मेरे कहे हुए को आप रिकॉर्ड याद रखना, उस दिन दिखाइएगा जब ये बड़े अधिकारी नपेंगे। कुछ बड़े अधिकारी सरकार के इलीगल कलेक्टर बन रहे हैं, सरकार को और सरकार के बड़े नुमाइंदों को पैसा इकट्ठा करने का जरिया बन रखे हैं, उनके एजेंट बन रखे हैं। ऐसे अधिकारियों को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। हमारे रडार पे हम अधिकारी, बचेंगे नहीं। ऐसे अधिकारी रडार पे हैं हमारे, हमने पूरे कागजात इकट्ठा कर रखे हैं कि किस अधिकारी ने क्या क्या किया। मैं अगर थोड़ा इशारा कर दूं तो ये जो चिकित्सा उपकरण खरीदने में भारी घोटाले हुए हैं, सहकारिता विभाग में भारी घोटाले हुए हैं। सहकारिता विभाग के ऐप, अभी जो नया ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, विप्रो कंपनी के ऐप को साइड करके एक साधारण कंपनी दूसरी किसी कंपनी का ऐप लाया जा रहा है। क्वालिटी की कीमत, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके ये काम किया जा रहा है। वहाँ एक मिनट, वहाँ जो है, वहाँ जो उनके यूनियन के लोग हैं वो इस बात को कह चुके हैं कि ये पब्लिक मनी का कहीं मिसयूज़ ना हो जाए। और दूसरी बात है कि लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हैकर्स उन ऐप को आसानी से उनकी सुरक्षा को तोड़ सकते हैं, ये आशंका है। उसके बावजूद विप्रो कंपनी को हटा के और दूसरी कंपनी को साधारण सी चीज़ को लाना, मैं समझता हूँ कि ये लोगों के जो जमा पैसे हैं बैंकों में उसके साथ भी खिलवाड़ है। मैंने और भी तमाम भी खनन में तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारियों की साइबर हो रहा है। वो अधिकारी हमारे रडार पे हैं, वो भी नहीं छूटेंगे, और दोषियों को सज़ा निश्चित रूप में उत्तराखंड के हमारे राज्य में प्रचलित नियमों के तहत सजा मिलेगी। ये सब चीज़ें आनंद फानंद इलेक्शन को देखते हुए करेंगे कि भाई इलेक्शन में कुछ हम मैसेज दें, लेकिन उसके लिए धरातल पर कोई काम नहीं। अगर विवाद की बात है तो मैं तो अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में मांग करूँगा कि जनरल बिपिन रावत जी के गांव वहाँ पर सैन्य धाम बना दिया जाए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अच्छा है। मेरी राय है ये सैन्य धाम अगर कोई विवाद में पड़ रहा है, नहीं हो सकता है, तो उनके गांव में ये सैन्य धाम बनाया जाए। कांग्रेस ने तो ये ऐलान कर रखा है कि उनके जीते जी जो इच्छा थी उनके गांव में उच्च शिक्षा का केंद्र बने, उनके गांव तो सड़क बने। कांग्रेस ने, मैंने ये ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद उनकी इस इच्छा को हम सम्मान करेंगे और वहाँ पर ही करेंगे। लेकिन सैन्य धाम भी अगर, जैसे कि आप सब बता रहे हो, मेरी भी जानकारी है कि वहाँ पर तो अभी रास्ता ही नहीं है और सैन्य धाम बनाने की बात चल रही है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आज की परिस्थिति में सबसे उत्तम बात यह है कि सरकार ये ऐलान करे, मुख्यमंत्री आज ऐलान करें, कल ऐलान करें कि ये सैन्य धाम उनके गांव में बने। हम मांग करते हैं। सर जैसे गणेश गोदियाल जी, इलेक्शन का काउंटडाउन एकदम शुरू हो चुका है। आप भी कह सकते हैं कि फुल मूड में आ चुके हैं आप, क्योंकि आपके वरिष्ठ नेता की रैली यहाँ पर हो रही है। अगर कांग्रेस की ओवरऑल तैयारियों के बारे में बात करें, परिवर्तन यात्रा के कई दौर आपने कर लिए हैं, आगे भी उसकी तैयारी चल रही है, कितनी तैयार है कांग्रेस मिशन 2022 के लिए? मैंने 2022 की जो तैयारियों की बात आपने कही, उसमें आपने जो हमारी एक्टिविटीज़ थी उसका भी जिक्र कर लिया। परिवर्तन यात्राएं हुई, हम अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग सब हमारे वरिष्ठ नेता जाकर वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, संगठन के स्तर पर बैठकें हो रही हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 तारीख को आदरणीय राहुल जी
हमारे प्रदेश के खास करके 1971 में जो वार में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश युद्ध में जो शामिल थे और उनको सम्मानित करने के लिए आए। वो एक विश्व की ऐसी लड़ाई थी जिसमें आज तक ऐसी कहीं लड़ाई नहीं लड़ी गई जिसमें 90,000 से अधिक विरोधी दुश्मन सेना के सैनिकों को घुटनों के बल टिकाकर और उनसे हथियार लिए थे, उन्होंने समर्पण किया। तो उसके उस सम्मान में और यहाँ जो हमारे उस समय के वार वेटरन्स हैं उनको सम्मानित करने के लिए और सैनिकों को सम्मानित करने के लिए राहुल जी आ रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने 31 अक्टूबर से लेकर निरंतर अब तक प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान समारोह आयोजित किए। हमने इंदिरा जी की उस इच्छा शक्ति को सैनिकों के शौर्य के साथ जोड़ते हुए ये कार्यक्रम का नाम दिया और उसके समापन पर राहुल जी आए। उनके इस कार्यक्रम से हमारे 2022 की संभावनाओं में गुणात्मक वृद्धि हुई। 2022 की हमारी जो संभावनाएं हैं इस रैली से मैं समझता हूं कि वैसे भी कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। वो एक एक दिन गिन रहा है। कल एक जगह पर हम बैठे थे तो कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार के 22 दिन बचे हैं, तो लोग दिन गिन रहे हैं इस सरकार के। लोग उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में लोग उत्साहित हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस प्रकार लोग उत्साहित हैं उनके उत्साह को देखते हुए हमारी 16 तारीख की रैली अभूतपूर्व रैली होने जा रही है। गोदियाल जी, आपने कहा कि जो 16 तारीख की रैली है उसका बहुत खास महत्व है, खास तौर पर उन फौजियों के लिए जो 1971 के वॉर में शामिल हुए हैं। जो फौजी फैक्टर है वो उत्तराखंड का इस समय लग रहा है कि सबसे हॉट फैक्टर है और हर कोई चाहता है कि वो फैक्टर उसके पक्ष में हो। आप लोग इससे पहले कार्यक्रम कर चुके हैं सैनिकों के सम्मान में, अब ये बड़ा कार्यक्रम है। एक नई पार्टी जो यहाँ पर अपनी एंट्री कर रही है वो भी एक्स फौजी के माध्यम से फेस बना के एंट्री कर रही है। बीजेपी का हमेशा से दावा रहा है कि ये वाला वोट बैंक उसके साथ रहा है, उसका भी शहीद सम्मान यात्रा चल रही है, उसका एक